वेलकम टू राखी स्पेशल एपिसोड। और आज हम इस राखी स्पेशल में बात करने वाले हैं ऐसे 10 स्टॉक के बारे में जो इस राखी से लेकर अगली राखी तक आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। उन स्टॉक्स में क्या रहेगा, कौन से होंगे वो स्टॉक्स, ये जानने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। पहले हैं ब्रजेश सिंह, सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट, ऑप्युलेंट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड से। सर, स्वागत है आपका। और दूसरा है अमरदेव सिंह, हेड एडवाइजरी एट एंजल वन। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जी सर, शुरुआत करते हैं कि निफ्टी, हम देख चुके हैं कि निफ्टी ने अपना 50,000 का लेवल टच कर चुका है निफ्टी। और अब वापस से हम उसी फेज में चल रहे हैं कि 24,000 के ऊपर मार्केट सस्टेनेबल फेज में हमें नजर आ रहा है। ऐसे में अगर अगले एक साल का आप नजरिया देखें तो आप बाजार को कहाँ देखते हैं? और ऐसे में अगर किसी निवेशक को निवेश करना हो अमर सर, तो वो कैसे निवेश की स्ट्रैटेजी बनाए और उसमें आप कौन से स्टॉक सजेस्ट करेंगे जो इस राखी से अगली राखी तक हमारे निवेशकों को अच्छा मुनाफा कमा के दे सकते हैं? तो थैंक यू फॉर हैविंग मी। और यदि यदि हम लोग मार्केट्स को देखें तो कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा है, चाहे वो इंडाइसेस हो, मेजर इंडाइसेस हो या स्टॉक्स हो। बिकॉज ज्यादा पीछे जाने की भी जरूरत नहीं है। 4th of June को वी हैड मेड अ लो ऑफ इन निफ्टी 21,200 समथिंग, एंड देन वी टच द हाई ऑफ 25,000 प्लस। अभी 24,100 के आसपास, 150 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो देयर हैज स्टिल बीन अ वेरी गुड अप्रिसिएशन। और लास्ट फ्यू डेज में, आई वुड से फ्यू वीक्स में नहीं बोल सकता, फ्यू डेज में वी सीन सम शार्प वोलेटिलिटी because of the yen carry trade, and also I would say because of some the US data. तो कहीं ना कहीं उसका एक असर हमें मार्केट्स में देखने को मिला और एक प्रॉफिट बुकिंग ही एक्सपेक्टेड थी। मार्केट्स में प्रॉफिट बुकिंग इज ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल। इट्स लाइक कि ऐसा कभी नहीं होता है कि मार्केट एक तरफ ही चलता है। यू हैव टू हैव बाउट्स ऑफ प्रॉफिट बुकिंग, बिकॉज उस समय जो होता है, फिर जो जो निवेशक हैं, जो डिसिप्लिन से निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी देखते हैं। वेयर इज द एज, किस लेवल पे एंट्री करनी चाहिए, किस लेवल पे एग्जिट करनी चाहिए। तो वो एक है। और दूसरा है कि जब भी आप निवेश करते हैं स्टॉक्स में, तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर एज टू व्हाट इज योर इन्वेस्टमेंट हॉराइजन। क्योंकि जितना शॉर्ट आपका होगा, इसका मतलब यू आर मोर ट्राइंग टू टाइम द मार्केट रादर देन एनीथिंग एल्स। जितना लॉन्ग होगा, इसका मतलब है यू आर बेसिकली ट्राइंग टू राइड द इकोनॉमिक साइकिल और मार्केट साइकिल जिसे कहते हैं। तो हैविंग सेड दैट, यदि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखते हैं, एंड लॉन्ग टर्म कैन बी एनीथिंग, 1 year, 3 years, 5 years, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज योर इन्वेस्टमेंट हॉराइजन। बिकॉज जब आप लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो उसमें पूरी इकोनॉमिक साइकिल, जिसमें एक बुल मार्केट और बेयर फेज या कंसोलिडेशन जिसे कहते हैं, दैट ऑल्सो इज विटनेस। तो हैविंग सेड दैट, आई वुड से एक स्टॉक जो काफी अच्छा मुझे लगता है, एंड आई हैव बीन लाइकिंग इट फॉर एजेस, एंड आई विल कंटिन्यू टू लाइक इट, एंड दैट इज टाटा मोटर्स। बिकॉज टाटा मोटर्स के दो तीन कारण हैं। एक तो द कंपनी इज वेरी वेल डाइवर्सिफाइड इंटरनेशनली एज वेल एज डोमेस्टिकली। दूसरा है द कंपनी हैज बीन देयर फॉर एजेस। सेकेंडली, द कंपनी इज वेरी फोकस्ड ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बिकॉज आने वाला समय जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही है। और पेट्रोल डीजल जो है धीरे धीरे फेज आउट होगा, एंड दैट विल हैपन। एंड दे आर क्वाइट वेल प्लेस्ड, बिकॉज पहले क्या था, इनके पास उस लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। बट सिंस दे हैव टेकन ओवर द जैगुआर, लैंड रोवर और ये सब जो इन्होंने टेक ओवर किया, तो इससे इनके पास टेक्नोलॉजी जो अपग्रेड है, दैट आल्सो हैज कम, एक्सपर्टीज इज आल्सो कम, एंड दैट इज डेफिनेटली हेल्पिंग देम। तो ये एक स्टॉक है जिससे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि जब भी आप मार्केट्स में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो यू शुड अडॉप्ट, जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी की तरह देखते हैं, तो स्टॉक पोर्टफोलियो भी यू शुड, अब आइडियली इफ यू आस्क मी, कोई भी एक स्टॉक पोर्टफोलियो वो 10-12 स्टॉक्स मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम 12 to 15। यू शुडंट गो बियॉन्ड दैट, बिकॉज बहुत लोग हैं वो 40-50 स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, तो यू नेवर नो कि किसमें क्या हो रहा है। तो आइडियली 12 to 15 इज मैक्स दैट यू शुड हैव। So one of them you can have is Tata Motors from a long term perspective। मतलब जब भी मार्केट में यदि करेक्शन भी आती है, स्टॉक में करेक्शन आती है, तो यू कैन लुक एट अ बाइंग अपॉर्चुनिटीज। स्टॉक एसआईपी का ये मतलब भी नहीं कि एवरी मंथ ही आपको करना है। यदि आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो जब भी आप ये कर सकते हैं कि जब भी उसमें 5% करेक्शन हो या 2% करेक्शन हो, यू कैन डिफाइन दैट डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क। यू कैन लुक एट दैट, यहाँ करेक्शन होगी तो आई विल बाय। तो उससे क्या फायदा होगा, यू विल गेट द एडवांटेज ऑफ अ मेजर मूव व्हेनेवर दैट हैपेंस, और आपकी जो कॉस्ट ऑफ बाइंग है वो भी कम होगी। क्योंकि इस लेवल पे क्या होता है, अभी करंट लेवल्स पे लोग जो है वो इस सोच में भी रहते हैं कि इधर बाय करूं या ना करूं। तो दैट, एंड टू डू अ राइट थिंग, यू हैव, इट्स ऑलवेज अ गुड टाइम।
बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर वोलेटिलिटी, कि मार्केट से वोलेटाइल रह सकती है, कुछ भी मेजर न्यूज आ सकता है, मार्केट में कभी रिएक्शन हो सकती है, और मार्केट इज मोर लाइक अ वॉर जोन, आपको उतना प्रिपेयर्ड होना है। तो टाटा मोटर्स इज वन स्टॉक फ्रॉम द आई वुड से ऑटो स्पेस। द अदर स्टॉक इज फ्रॉम द एफएमसीजी स्पेस विच आई लाइक इज आईटीसी। तो आईटीसी जो है, दे हैव बीन ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई, दे आर गेटिंग इनटू डीमर्जर, they've got their business lines also spread out quite well, and the stock is also been performing quite well. ये भी एक स्टॉक है जिसे एवरग्रीन स्टॉक कह सकते हैं, इसमें स्लो एंड स्टेडी है, बट इट्स अ वेरी गुड स्टॉक टू हैव। क्या होता है, लॉन्ग टर्म आप होल्ड करेंगे तो यू गेट सम वेरी गुड रिटर्न्स। बट अगेन ये सब स्टॉक्स में खास करके आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि यू शुड लुक एट एडिंग ऑल्सो व्हेन द स्टॉक्स करेक्ट एंड हैविंग पेशेंस। मतलब यदि आप 6 महीने साल भर का पेशेंस रखते हैं, देन दैट्स नेवर अ गुड आइडिया, बिकॉज you're actually trying to time the market. When you're timing the market, then you have to have a stop loss, you have to have a risk reward ratio, and you have to be very clear on your entry and exit. जब आप लॉन्ग टर्म स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि व्हाट आर द स्टॉक्स यू आर इन्वेस्टिंग, व्हिच आर द सेक्टर्स, स्टॉक कैसी है, कंपनी कैसी है, और लॉन्ग टर्म में आप क्या एवरेज करते हैं उस स्टॉक को। तो ये दो स्टॉक्स जो है मैं रेकमेंड करूंगा फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। टाटा मोटर्स इज वन एंड आईटीसी इज फ्रॉम द एफएमसीजी स्पेस। आईटीसी इज अनदर। जी सर। अब ब्रजेश सर, टेक्निकल बेसिस पे आप मार्केट्स को कहाँ देखते हैं आने वाले समय में, और मार्केट पे आपका क्या व्यू बनता है? पहला सवाल तो यही रहेगा। और दूसरा सवाल ये कि आपकी जो रडार पर है वो कौन से शेयर हैं जो अच्छा रिटर्न दे सकते हैं अभी, क्योंकि अब सेक्टर रोटेशन बहुत तेजी से हो रहा है मार्केट में। सी देखिए, अगर हम निफ्टी की बात करें तो इंडिविजुअली नो डाउट रैली जो थी इसकी, जो कि अमर ने भी कहा कि 4 जून से लगभग 21,200 का जो लो था वहाँ से एक वन वे रैली देखने को मिली, और 25,93 के आसपास या 50 के आसपास में उसने एक हाई मारा। तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, मार्केट कंसोलिडेट भी करेगा, हो सकता है कि नीचे की तरफ भी ड्रिफ्ट करे। मैं एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव लेके चलूँ 6 से 8 महीने या 12 महीने के लिहाज से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक्स में एक्टिविटी नहीं देखने की मिलेगी, देयर वुड बी एक्टिविटी। अब जैसे कि मानसून सीजन जब कभी चालू होता है तो हम ये देखते हैं कि एफएमजी सेक्टर के स्टॉक्स हैं, केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर्स है, उसमें एक बाइंग देखने को मिलती है। फेस्टिवल जब सीजन आता है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर, जब दिवाली आती है तो हम देखते हैं कि उसमें गोल्ड के स्टॉक्स, 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स में बाइंग देखने को मिलती है। तो इस सेक्टोरियल बाइंग होती रहती है मार्केट में। तो उसमें उस लिहाज से निफ्टी का ब्रॉडर पिक्चर आप मान के चल सकते हैं कि निफ्टी में अगर मान के चलो 1000 या 2000 पॉइंट का अगर और भी करेक्शन आ गया तो वो अपॉर्चुनिटी आप लेके चलिए एज अ इन्वेस्टमेंट के लिए, ना कि ट्रेडिंग लिए। नो डाउट ट्रेडर के लिए एक दुखदायी समय होगा, वहाँ पर उनके स्टॉप लॉस टिगर होंगे अगर जो लॉन्ग होंगे, बट अपॉर्चुनिटीज रहेगी इन्वेस्टर्स के लिए। और वो इन्वेस्टर्स आप ये मान के चलिए कि आपका व्यू एटलीस्ट 6 मंथ to 9 मंथ का है या 1 ईयर का है, दैट इन दैट पर्सपेक्टिव यू वुड बी गेटिंग अ डिसेंट रिटर्न। तो उस लिहाज से 2 स्टॉक्स हम लेके चलेंगे। जो पहला स्टॉक्स रहेगा वो डिफेंसिव का रहेगा। जैसे कि हम जानते हैं जब कभी भी मार्केट में बिकवाली आती है तो उसमें आईटी के स्टॉक्स, फार्मास्यूटिकल के स्टॉक्स या एफएमजी सेक्टर्स के स्टॉक्स, उसमें बाइंग आपको देखने को मिलती है। तो पहला जो स्टॉक्स रहेगा वो हम एचसीएल टेक्स का लेके चलेंगे। एचसीएल टेक के अगर हम चार्ट को अगर हम देखें तो ओवरऑल ट्रेंड में मजबूती है, और जिस हिसाब से इसमें जो 1600 के आसपास में ये ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, ये दर्शाता है कि इसमें और आने वाले समय में आपको बाइंग देखने को मिलेगी। तो मौजूदा स्तर या कोई भी डिप आता है 1500-1550 के आसपास में आता है तो आप उस लिहाज से आप वहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। रही बात स्टॉप लॉस की, तो मैं कहूँगा 1400 के आसपास का अच्छा सपोर्ट है, उसका एक क्लोजिंग बेसिस का आप स्टॉप लॉस बना के चलिए। टारगेट की अगर मैं बात करता हूँ तो लगभग 2050-2070 के निकल के आ रहे हैं। तो ये एक पहला स्टॉक रहेगा जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। और जो दूसरा स्टॉक रहेगा वो रहेगा रिलायंस का। अगर हम ओवरऑल मार्केट को अगर हम देखें कि अगर मार्केट में गिरावट आई और अगर मार्केट को बढ़ना है तो दिग्गज स्टॉक्स में एक रिलायंस का नाम डेफिनेटली रहेगा। अगर हम बात करें कि
मार्केट को 40,000 जाना है या 50,000 जाना है निफ्टी को, तो उसमें रिलायंस का अपना एक बहुत बड़ा रोल है। लेकिन क्योंकि मेरा व्यू 1 साल का है, तो मैं 1 साल के व्यू को लेके चलूँगा कि अगर हम वीकली चार्ट्स को देखें या मंथली चार्ट को देखें तो उसमें कहीं भी नेगेटिविटी नहीं है। 2900 के आसपास में ये ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, तो पार्शियल लेवल पे बाइंग कर सकते हैं मौजूदा स्तर पे, या 2800 के नीचे अगर मिलता है तब आप दूसरा बाइंग वहाँ पर कर सकते हैं। 2600 का हम स्टॉप लॉस बना के चलेंगे, और जो टारगेट रहेंगे वो ऊपर में लगभग 3500-3600 के रहेंगे, वो 1 साल का व्यू लेके चलेंगे। तो 2 स्टॉक हैं, वन इज फ्रॉम डिफेंसिव, दैट इज HCL टेक, एंड अनदर इज रिलायंस। जी सर। अमर सर, हमने अभी बात की कि मार्केट वॉलेटाइल रहते ही हैं ऑब्वियसली हमेशा, तो ऐसे में एक रिटेल निवेशक कैसे अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकता है? देखिए, ये रिटेल, चाहे वो रिटेल निवेशक हो या फिर कोई भी टाइप के मार्केट पार्टिसिपेंट हो, वन नीड्स टू अंडरस्टैंड कि मार्केट्स में वोलेटिलिटी इज देयर एंड इट विल ऑलवेज रिमेन। देयर विल बी, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल समर सीजन, बारिश, फिर विंटर मौसम, विंटर का सीजन आता है, उसी तरह से markets maybe there are seasons, so you will have where you'll have bull phases, you'll have bear phases, you'll have consolidations. So to really prosper in the long term, couple of things are which are very important, very essential is that आपको जो है इनमें निवेशकों को मतलब they need to stick to quality. बहुत बार क्या होता है, they look at getting into stocks which are not a good quality, means और आजकल डेटा इज ऑल्सो वेरी इजीली अवेलेबल कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी चल रही है, कंपनी की ट्रैक रिकॉर्ड कैसी है, कंपनी की ग्रोथ रेट कैसी चल रही है इन टर्म्स ऑफ सेल्स ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ कैसी है, कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है। ये सब 3-4 चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट वाला जो पर्सपेक्टिव है मोर और लेस वो क्वालिटेटिव हो जाता है, उसे क्वांटिफाई नहीं कर सकते, बट दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज कैप्टन ऑफ द शिप जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स में कैसी है, कंपनी में कहीं कोई वो सब कंट्रोवर्सी तो नहीं है, तो वैसी कंपनी से तो लॉन्ग टर्म में हमेशा दूर रहना है। दूसरी बात है कि यदि आप लॉन्ग टर्म में जो निवेश करते हैं तो दे हैव टू अंडरस्टैंड कि लॉन्ग टर्म डजंट ओनली मीन, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि 6 मंथ्स और 1 ईयर। आइडियली इफ यू आस्क मी, लॉन्ग टर्म फॉर मी वुड मीन एनीवेयर बिटवीन 3 to 5 years. If you ask me even further, I would say 8 to 10 years or maybe 5 to 10 years. और उसमें क्या होता है कि आप बुल मार्केट भी देखते हैं, बेयर मार्केट भी देखते हैं। अदरवाइज क्या होता है, कोई यदि सिर्फ टॉप पे एंटर करता है और वहीं से करेक्शन मेजर चालू हो जाती है तो वो अटक जाता है, इफ ही और शी डजंट हैव एन अ स्ट्रेटजी इन प्लेस। तो निवेशकों को ये जरूर समझना चाहिए कि चाहे वो जब पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं तो दे शुड लुक एट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, लुक एट क्वालिटी नेम्स। दे कैन हैव सम लार्ज कैप एंड मिड कैप and a couple of small cap depending upon their risk appetite, and they can look at adding onto those stocks, but stay away from stocks which are low on corporate governance and which are high on controversy. जी, तो सर आपकी और जो नेक्स्ट 2 स्टॉक्स होंगे वो कौन से होंगे इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए? तो एक तो जो है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, जिसमें मुझे काफी पसंद है ये स्टॉक। डिफेंस में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और सिस्टम्स सप्लाई करता है। लिमिटेड प्रेजेंस इसकी सिविलियन इंडस्ट्री में भी है, और दिस इज अ वेरी गुड कंपनी इन टर्म्स ऑफ मल्टी प्रोडक्ट, मल्टी टेक्नोलॉजी। और डिफेंस जो है इंडिया में, जैसा मैं देख रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी और पोटेंशियल इज नथिंग लेस देन नॉट 10x, तो मैं कम ही बोलूंगा, एटलीस्ट 20x 50x की अपॉर्चुनिटी दिखती है मुझे अगले 10 to 15 ईयर्स में। तो इम्पोर्टेंट ये होता है कि जो कंपनीज है, हाउ आर दे एबल टू परफॉर्म, हाउ आर दे एबल टू एग्जीक्यूट। बिकॉज क्या होता है कि जब आपके पास ऑर्डर्स सपोज 5,000 करोड़ के रहते हैं या 10,000 करोड़ के रहते हैं, और वही ऑर्डर्स यदि 20,000 50,000 करोड़ के आते हैं, तो आर यू एबल टू स्केल अप, आर यू एबल टू एग्जीक्यूट दोज ऑर्डर्स? तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। So this is one stock one can look at from a long term perspective. BL again, जैसा मैंने कहा, you can look at this stock और इसे आप long term में कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। और एवरेजिंग कीजिए, यदि करेक्शन भी होता है, you can look at एवरेजिंग, तो उससे आपकी कॉस्ट ऑफ बाइंग कम होगी। और एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि मैं सिर्फ बैंकिंग के ही स्टॉक्स ले लूँ या फार्मा के ही ले लूँ या ऑटो के ही ले लूँ। यू हैव टू हैव डाइवर्सिफिकेशन। मैं उस डाइवर्सिफिकेशन परस्पेक्टिव से, जैसे मैंने टाटा मोटर्स कहा, FMCG ITC कहा, डिफेंस में BL कहा, और फोर्थ फार्मा में औरबिंदो फार्मा एक है स्टॉक, जिसे भी फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव औरबिंदो फार्मा को देखा जा सकता है, बिकॉज ये कंपनी भी काफी ओवरऑल लॉन्ग टर्म ये पर्सपेक्टिव से अच्छी कंपनी है। इसमें बेसिकली फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जेनरिक फार्मास्यूटिकल्स, ये सब ये कंपनी बनाती है। सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है जेनरिक्स में, और
इसकी भी पोटेंशियल काफी मुझे दिखती है। यदि मैं प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखूं या सेल्स ग्रोथ इसका हालांकि थोड़ा सा कम रहा है, बट स्टिल दिस इज वन स्टॉक वन कैन लुक एट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। और अगेन आई वुड से कि इसमें करेक्शंस आती है तो आप बाइंग करके चल सकते हैं एंड लुक एट इट ऑल दी स्टॉक्स फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, सो यू नॉट द प्रोबेबिलिटी इज सिग्निफिकेंटली हायर इन दैट सेंस। ब्रजेश सर, आपके जो अगले दो स्टॉक्स हैं उनकी बात करते हैं, जो राखी टू राखी हमारे निवेशकों को रिटर्न देंगे। और रिटर्न की अपसाइड कितनी रहेगी आप वो परसेंटेज में भी जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि निवेशक इस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। दूसरा जो स्टॉक रहेगा वो मोतीलाल ओसवाल का रहेगा। अगर हम देखें कि जिस हिसाब से जो इसका ट्रेंड है वो बहुत मजबूत है, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में वीकली चार्ट्स में ये ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। लगभग 600 के आसपास में ये ट्रेड हो रहा है इस समय। अगर मैं इसका स्टॉप लॉस कहूँ तो इसका जो निचला स्तर का जो सपोर्ट आ रहा है वो लगभग 500 के आसपास में आ रहा है। तो आप उसका एक स्टॉप लॉस जरूर बना के चलिए। टारगेट की अगर मैं बात करता हूँ तो एक साल के ऊपर का व्यू अगर है किसी का तो लगभग 800-850 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लेके चलें तो जैसे कि मैंने 500 कहा था तो 600 के हिसाब से रफली अराउंड 20% downside we would be talking around, but in that scenario we are talking around 35% to 40% upside on the higher side for the Motilal Oswal. So overall trend मजबूत है इसका। इस लिहाज से आप दो पार्ट में बाइंग कर सकते हैं। मौजूदा स्तर या कोई डीप आता है लगभग 550-560 के आसपास में आता है तो वहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। 500 का स्टॉप लॉस लेके बनने की सलाह रहेगी। दूसरा जो स्टॉक रहेगा वो तो अगेन आई वुड बी गोइंग विद सम सॉर्ट ऑफ डिफेंसिव स्टॉक्स, दैट इज कृष्णा इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल, किम्स के नाम से जाना जाता है। लगभग 2250 के आसपास में ये ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। और जिस हिसाब से इसमें एक हम लोग टेक्निकल फॉर्मेशन में डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन बोलते हैं, तो वो डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन में ट्रेड होता है वो बुलिशनेस दर्शाता है। तो मौजूदा स्तर पे आप बाइंग कर सकते हैं या कोई डीप आता है 2200 के आसपास में वहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं। 2000 का हम स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे और जो टारगेट ऊपर का रहेगा वो लगभग 2650 और दूसरा जो रहेगा वो लगभग 2850 का रहेगा एक साल का फिगर। तो ओवरऑल दोनों स्टॉक्स जो हैं वो बाइंग के लिहाज से, पार्शियल बाइंग के लिहाज से मौजूदा स्तर या डिप में बाइंग कर सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल और किम्स। हमारे पास टोटल 8 स्टॉक्स आ चुके हैं। अमर सर की तरफ से अलग अलग सेक्टर्स से एक स्टॉक आया है। ऑटो से टाटा मोटर्स, एफएमसीजी से आईटीसी, डिफेंस से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा से ऑरबिंदो फार्मा, और ब्रजेश सर की तरफ से एचसीएल टेक, रिलायंस और मोतीलाल ओसवाल और किम्स। ये 4 स्टॉक हो गए हैं। अब हमारे पास आपके एक एक वो स्टॉक बचे हैं जो आखिरी बेट होंगी दर्शकों के लिए, हमारे निवेशकों के लिए। तो अमर सर, आपकी वो लास्ट बेट कौन सी होगी जो दर्शक लगा सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए? तो बेसिकली ये फाइनेंशियल से है, कैनफिन होम्स, बिकॉज यदि देखें तो गवर्नमेंट की भी काफ़ी फोकस है बजट में, इस बजट में भी हाउसिंग सेक्टर को लेके। और यदि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी भी हम लोग नेक्स्ट 15-20 ईयर्स देखते हैं, मैं 10 ईयर्स नहीं बोलूंगा, एटलीस्ट 15-20 ईयर्स देखूंगा, तो देर इज ह्यूज अपॉर्चुनिटी ऑफ मल्टी एक्स ग्रोथ। So Canfin Homes has been very, I would say, promising in that regard, because ये home finance company है and it has been there for quite some time. यदि मैं पिछले 3 साल के इसके sales growth भी देखूँ तो that is in excess of 20%. Profit growth has also been around the similar numbers. और इसकी जो market cap है वो भी अभी 10,000 crores है. So there is a big opportunity in this company. यदि मैं देखूँ तो अगेन इसको भी मैं यही सजेस्ट करूंगा, बिकॉज होता क्या है, यदि आप इसे थोड़ा लॉन्ग टर्म देखें तो 10 साल पहले ये स्टॉक, मतलब इसे मतलब नॉर्मलाइज करो तो उस समय 20 पे ट्रेड करता था, अभी 800 पे है। तो 10 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो यदि हम लोग फिर 5 साल 10 साल बाद देखेंगे तो यूल फाइंड कि देयर इज अ बिग, इस बीच में स्टॉक में करेक्शंस भी आए थे। तो स्टॉक यदि मैं बात करूँ तो 17 में 666 का इसने हाई बनाया था और फिर वहां से 2018 में इसने 216 का लो भी बनाया था। तो जब भी आप निवेश करते हैं फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इन सम क्वालिटी नेम्स, डोंट गेट वरीड टू मच। देखिए मार्केट्स में देयर विल बी इवेंट्स, नेगेटिव इवेंट्स भी होंगे, पॉजिटिव इवेंट्स भी होंगे, मार्केट्स में करेक्शंस भी आएंगे,
but if you have the patience to buy when the markets are correcting, and then you basically look at averaging also, so that can work in your advantage similarly, because ऐसा करने वाले लोग कम होते हैं. बट इम्पोर्टेंट है कि यदि आप, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि उन्हीं कंपनीज में, स्टॉक्स में निवेश कीजिए जिनमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी है, जिनके बारे में कंट्रोवर्सी नहीं आ रही. और यदि आपने के पोर्टफोलियो में सपोज ऐसे एक दो स्टॉक्स हैं जिनमें कुछ कंट्रोवर्सी आ रही है या कुछ न्यूज आ रहा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके, गेट आउट ऑफ दैट स्टॉक इन एएसएपी. ये यदि आप बेसिक रूल्स भी फॉलो करते हैं और आप क्वालिटी नेम्स पे स्टिक करते हैं और उसमें आप एवरेजिंग करते हैं, एवरेजिंग जरूर नहीं कि आपको हर एक महीना करना है, आप क्वार्टरली भी कर सकते हैं. तो बट हैविंग दैट, उससे फायदा क्या है कि यू विल गेट द लॉ ऑफ एवरेजेस विल वर्क इन योर फेवर फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, प्रोवाइडेड यू आर स्टिकिंग टू क्वालिटी नेम्स. तो दिस इज वन स्टॉक वन कैन डेफिनेटली लुक एट. तो रिटर्न्स, ये सब में क्या होगा कि सब कंपनीज में आप निवेश करते हैं तो यू विल डेफिनेटली परफॉर्म फार बेटर एज कम्पेयर टू मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड्स. जी सर, बिल्कुल. ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने, बिकॉज ऑफ अब म्यूचुअल फंड का ट्रेंड आप देख ही रहे हैं, हर महीने इतनी एसआईपी बढ़ रही हैं. और हालांकि इक्विटी में आने से जो आम निवेशक है वो घबराते जरूर हैं, क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट रहता है और शायद उनके पास नॉलेज इतनी नहीं होती, रिसर्च करने का वक्त नहीं होता, इसलिए वो लोग म्यूचुअल फंड का रास्ता ज्यादा जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं उस वजह से. तो ब्रजेश सर, आपका कौन सा रहेगा वो आखिरी बेट? तो आखिरी बेट रहेगा फाइनेंस इंडस्ट्री से रहेगा आईईएक्स को. अगर हम आईईएक्स के चार्ट को देखें तो जो इसका प्रीवियस स्विंग हाई था, अगर हम वीकली चार्ट को देखें तो 2021 में इसने बनाया था लगभग 318 के आसपास में, और वहाँ से जो वीक वाली देखने को मिली थी, अब इस समय ये एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन में वीकली चार्ट में दर्शा रहा है. और इसका जो टारगेट है वो लगभग दोबारा रीटेस्ट कर सकता है अपने 300 के लेवल को. तो लगभग 185 के आसपास में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है. मौजूदा स्तर या कोई डिप आता है 165-70 के आसपास में, 150 के आसपास में आता है, तो आप बाइंग कर सकते हैं. उस सेकंड जो बाइंग रहेगी वो उस लेवल पे रहेगी. स्टॉप लॉस मैं ज़रूर कहता हूँ, क्योंकि जनरली चाहे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्टॉप लॉस जरूर बना के चलें, सो दैट यू कैन सेफ गार्ड योर कैपिटल. तो लगभग 130 का अच्छा सपोर्ट है, उसका एक स्टॉप लॉस जरूर बनाइए. और जो टारगेट रहेगा वो लगभग ऊपर में आपका 280 से लगभग 300 का टारगेट रहेगा. और जैसे आपने कहा परसेंटेज बताओ, तो स्टॉप लॉस जो रहेगा वो लगभग 25 से 28% के आसपास में नीचे का सपोर्ट बन रहा है, तो आप उसका एक स्टॉप लॉस हो गया. और जो टारगेट है वो लगभग 55 से 65% के आसपास का एक टारगेट निकल के आ रहा है, उसका एक टारगेट है 280 से 300 का. और टाइम फ्रेम वही रहेगा आपका 1 साल, क्योंकि आपने जो अवधि दी थी वो लगभग 1 साल की थी, तो 1 साल के लिहाज से ये स्टॉक थोड़ा बेटर लग रहा है. तो आप दोनों ने ही बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स सुझाए, और लकीली आप दोनों के स्टॉक्स अलग अलग भी हैं. ये बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि हमारे दर्शकों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे निवेश करने के, और उनको बहुत अच्छी इंसाइट्स भी मिली होंगी. तो सर, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस राखी स्पेशल में जुड़ने के लिए, और इतने अच्छे स्टॉक्स अगले लॉन्ग टर्म के लिए शेयर करने के लिए. और दर्शकों से भी हम कहना चाहेंगे कि ये वो स्टॉक्स हैं जिन्हें आप लंबी अवधि के नजरिए से देख सकते हैं और लंबी अवधि तक इनमें निवेशित रह सकते हैं. जैसे कि ब्रजेश सर ने बताया, उन्होंने स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक्स बताएं, क्योंकि उनका टाइम फ्रेम 1 साल का है, लेकिन अमर सर के जो स्टॉक्स हैं वो लॉन्ग टर्म के व्यू के साथ हैं. तो आप, जैसा आपका एपेटाइट हो वैसे आप इसमें निवेश कर सकते हैं. और हाँ, अगर आपको राखी पर गिफ्ट भी देना है तो आप वो भी ये अपनी बहनों को या अपने भाई को गिफ्ट कर सकते हैं. और ऐसी ही खबरों के लिए और ऐसी ही इंसाइट्स के लिए जागरण बिजनेस को देखना और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें.